कालाजार उन्मूलन अभियान पर आधारित आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, यूँ तो सालों भर कालाजार को मिटाने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम, कुछ न कुछ सरकार की तरफ से योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे विशेष अभियान की, जिसके ज़रिए हम सब ने ठाना है कि कालाजार का उन्मूलन हम सब करके रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये कालाजार है क्या, कालाजार इसे हम क्यों कहते हैं, इसके क्या कारण हैं, लक्षण हैं, क्या उपचार हैं और क्या योजनाएं हैं। और अभी अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो इसकी भी चर्चा हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में करेंगे। और इस सारी चर्चा के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दो एक्सपर्ट को आमंत्रित किया है। तो चलिए, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपकी मुलाकात हमारे विशेषज्ञों के साथ करा देते हैं। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार। और साथ ही साथ आज हमारे साथ हैं नीलम कुमार, जो कि राज्य सलाहकार हैं वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड। तो नीलम जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। बहुत सारी बातें हैं, कालाजार उन्मूलन अभियान पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे, सर हमारे साथ हैं, कि ये कालाजार क्या है, मतलब किसे हम कहते हैं कालाजार? कालाजार एक कीट जनित रोग है जो परजीवी से होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी उसका नाम है और यह बालू मक्खी के काटने से फैलता है। बालू मक्खी इसका वाहक है। जी। जब एक संक्रमित व्यक्ति को बालू मक्खी काटती है तो उसके परजीवी उसके शरीर में चले जाते हैं और वहाँ एक अपना लाइफ साइकिल बिताने के बाद पुनः जब वह बालू मक्खी किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है जी तो यह बीमारी उस स्वस्थ व्यक्ति में फैला देती है। जी, तो ये मतलब बालू मक्खी के कारण फैलने वाली ये समस्या है कालाजार जो है। तो नीलम, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये कालाजार, जार का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है, बुखार को हम जार कहते हैं, लेकिन ये कालाजार, इसका नाम क्यों पड़ा है? दरअसल कालाजार नाम इसलिए पड़ा है कि जब व्यक्ति को कालाजार होता है तो उसकी त्वचा जो है वो सूखने लगती है और त्वचा का रंग काला पड़ता जाता है। जी। तो इसलिए त्वचा का रंग जब काला पड़ता है तो कालाजार, बुखार भी होता है, जार जैसा आपने कहा बुखार होता है जार का मतलब, तो कालाजार इसलिए कहते हैं इसको। और बालू मक्खी जिसके कारण कालाजार फैलता है तो ये आम मक्खियों से बहुत अलग है जी। बहुत छोटी दिखाई देती है और आप जब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और सुबह सुबह रोशनी में देखेंगे, सुबह की रोशनी में टॉर्च जलाकर देखेंगे, तब ये आपको दिखाई देगी। अच्छा, मतलब ये चूँकि स्किन जो है, हमारा त्वचा जो बिल्कुल काली पड़ जाती है और इसी कारण से इसका नाम जो है वो कालाजार होता है। बहुत ज़्यादा एनीमिया भी होने लगता है, रक्त की कमी होने लगती है, त्वचा सूखने लगती है, बिल्कुल, जिसकी वजह से भी कालापन आने लगता है और ये कालाजार हम इसीलिए इसे कहते हैं। बालू मक्खी के कारण होता है, जैसे आपने बताया है, आप दोनों सर ने हमें बताया है। तो ये बालू मक्खी, सर ये जो होता है, कारण तो आपने बताया बालू मक्खी के काटने से होता है, लेकिन अगर हम अन्य कारणों की बात करें कि बालू मक्खी जो है वो कैसे हमारे आसपास आते हैं, क्यों, क्या इसके कारण है, कैसे हम उसको देख सकते हैं या कैसे इसका फैलाव होता है? जो फीमेल बालू मक्खी होती है उसका अपना प्रजनन साइकिल आगे बढ़ाने के लिए मानव रक्त की जरूरत पड़ती है, जिसमें प्रोटीन होता है। और प्रोटीन जो है वो प्रजनन को आगे बढ़ाने में, संतति को आगे बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए कैटल सेड या मानव जहाँ पर आवास करते हैं वहाँ पर इसके आसपास पाई जाती है। सामान्यतः गीली मिट्टी या जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा हो, इस जगहों पे इसका प्रजनन होता है और ये घर के अंधेरे कोने में जहाँ पर दरारें होती है उसमें जाकर यह निवास करते हैं। जी। तो इस नीलम, इसमें कुछ और आप बताना चाहेंगे? जैसे ये गीली जगह पर होता है और ऐसे मान लीजिए हम शहर की ही बात करें, जैसे जहाँ पर पक्के मकान होते हैं, वहाँ पर तो सीलिंग की समस्या कम ही होती है, तो वहाँ पर भी लेकिन बालू मक्खी तो पाई जाती है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? और वहाँ पर बालू मक्खियों की संख्या कम मिलेगी आपको। जहाँ पक्के मकान हैं वहाँ, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गीली जगह पर, नम दीवारों पर, तो जो कच्चे मकान हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उन मिट्टी की दीवारों में आप देखेंगे कि जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, वो नमी वाली दीवारों में घर के अंदर अंधेरे कोनों में दरारें भी पड़ जाती हैं। तो उन दरारों में कालाजार के लिए बालू मक्खी जो है जिम्मेदार, वो वहाँ पनपती हैं।
तो अगर हम इन दरारों को भर करके अगर इस पर हम कीटनाशी का छिड़काव भी करते हैं तो फिर हम इन मक्खियों से बचाव भी करते हैं। और जहाँ पक्के मकान हैं वहाँ कच्चे मकानों के बनिस्बत कम मिलेंगे। गाय के जहाँ गुहाल हैं, नमी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ये मक्खियाँ पनपती हैं। तो इस कारण से पक्के मकान में अगर गुहाल है तो वहाँ मक्खियाँ पनप सकती हैं, लेकिन उसकी बनिस्बत कम है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी ये कोशिश की है, हमारा प्रयास है कि जितने लोगों को गांव में पक्के मकान मिल चुके हैं, सरकारी आवास, बहुत जगह पर वो पक्के मकानों में रहते नहीं हैं, बल्कि वहाँ अपने कुछ ऐसे सामान रख छोड़ते हैं जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, और अब खुद वो कच्चे मकानों में ही रहते हैं, बालू मक्खियों के संपर्क में रहते हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि जिसके संपर्क में वो रह रहे हैं बालू मक्खियों, वो कालाजार, उससे वो प्रभावित हो सकते हैं और उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो अभियान है, इसके माध्यम से ये कोशिश लगातार की जा रही है कि उनको हम बता सकें कि कैसे रहना है साफ सफाई के साथ, और गीलापन नहीं रहना है और पक्के मकानों में ही रहना है अगर उन्हें मिल गया है तो। जी बिल्कुल। ये अगर पक्के और कच्चे मकानों की बात हो रही है, गीली मिट्टी की बात हो रही है, गोबर की बात हो रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई फल कटा हुआ छोड़ दिया जाता है या साग सब्जियां गीली रहती हैं, जिस तरह से ऐसे कुछ लापरवाही बरतते हैं लोग, क्या ऐसे में भी बालू मक्खी का आगमन हो सकता है या पनप सकते हैं? नहीं, उसमें बालू मक्खी पनप नहीं सकती हैं, लेकिन बालू मक्खियां जो घर में पनपी हुई हैं पहले से, वो उन पदार्थों को दूषित कर सकती हैं जी। उसे खाने का, वो सिर्फ बालू मक्खियां ही दूषित नहीं करेंगे, अन्य कीड़े मकोड़े भी उसे दूषित करेंगे, जिसे खाने के बाद आप कई रोगों से प्रभावित हो सकते हैं, कई रोगों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कभी भी खाने पीने की चीज़ों को बिना ढके नहीं रखना चाहिए। फलों, बहुत देर से कटे हुए फल सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, या अगर कटी हुई हैं तो उसे हमेशा ढक के रखें जी। तो हमेशा ताज़ा भोजन ही करें और स्वस्थ रहें, ये चीज़ है जी। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बताया कि लाइफ साइकिल जो है ये पूरा होता है, उसके बाद ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं। कितने दिनों का लाइफ साइकिल होता है? अगर ये संक्रमित बालू मक्खी ने किसी को काटा है तो उसके अंदर कितने दिनों के बाद लक्षण उभरते हैं, और ये लक्षण शुरुआती दौर में किस तरह के हो सकते हैं? इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो आपका 30 दिनों से लेकर के 2 वर्ष तक हो सकता है। अच्छा। और इसमें सामान्य लक्षण जो हैं बुखार, कमजोरी, भूख न लगना, शरीर का काला पड़ जाना, प्लीहा और लीवर का बढ़ना, और जितने भी प्लेटलेट्स या सेल्स जो होते हैं ब्लड के अंदर, उनकी संख्या दिनों दिन घटने लगती है। यदि इसका समय से इलाज नहीं किया जाए जी, लंबे समय तक यदि उपेक्षित रह जाता है मरीज, तो उसके जान जाने का खतरा बढ़ जाता है, और मरीज और कॉम्प्लिकेशन के साथ और जटिलताओं के साथ इस बीमारी को लेकर के प्रेजेंट करता है जी। तो उसके इलाज में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे काफ़ी खून की कमी है तो तुरंत फिर हम लोग इसके लिए दवा नहीं दे पाते हैं, पहले हमें खून की कमी को दूर करना पड़ता है, फिर हम लोग उसका इलाज करते हैं जी जी जी। तो वैसी स्थिति में है कि जितना जल्दी इसका निदान हो और इलाज हो, एक तो समाज के लिए वो सुरक्षित है, मरीज के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि यदि ज़्यादा दिनों तक वो मरीज खुला रह गया, समाज में ऐसे ही रह गया, तो वो फिर बालू मक्खी को कीड़ा देने के लिए स्वतंत्र होगा जी, और वो फिर जो है प्रचार प्रसार में अपना बिल्कुल बीमारी के फैलाने में अपना अहम योगदान देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चेन को तोड़ना जरूरी है। यदि हम कालाजार को एलिमिनेट करने के लिए सोच रहे हैं तो इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए ससमय और तुरंत इलाज हो, निदान तुरंत हो, तो ये जो है चेन वो ब्रेकअप होगा और अंततः कालाजार पे हम लोग नियंत्रण बिल्कुल। प्राप्त कर और कालाजार उन्मूलन अभियान, हम इस संकल्प के साथ ही हम इस अभियान को चला रहे हैं, सरकार चला रही है, ताकि हम कालाजार का उन्मूलन कर सके। तो नीलम, चूँकि आप सलाहकार हैं, राज्य की सलाहकार हैं, और आप नियमित रूप से सभी को जागरूक करती होंगी इसके बारे में, तो जैसा सर ने बताया कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रारंभिक लक्षण, अगर पहले तो कोशिश करना है कि बालू मक्खी से मतलब बचे रहें, और कैसे बचे रहें ये बताना है, और अगर किसी कारण से लक्षण उभरते हैं तो तुरंत दिखाना है, इसको बढ़ने नहीं देना है, केस को खत्म नहीं, समाप्त वैसे स्थिति पे नहीं ले जाना है जो बहुत ही मुश्किलातें सामने आए। तो क्या बताती है लोगों को, कैसे लोगों को जागरूक करती हैं इसमें? ऐसा है ना कि एक समय था जब 4 जिले ही हैं जो कालाजार प्रभावित हैं झारखंड में।
कौन कौन से दुमका, जिले? गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज। अच्छा अच्छा। इन 4 जिलों में कालाजार बहुत ज़्यादा थे कभी। लेकिन अब की स्थिति ये है कि कालाजार नहीं के बराबर है। अच्छा। जो हम उन्मूलन की बात कर रहे हैं, हम उन्मूलन के लक्ष्यों तक पहुंच गए हैं और इसे सस्टेन करने के लिए अभी कोशिश हमारी जारी है। तो कहीं कहीं जो कालाजार के जो अभी जैसे हमने बताया आपको कि पोस्ट डर्मल जो पीकेडीएल के केस जो हैं, जो जिन्हें कालाजार हो गया था और कुछ उनके अंदर कालाजार के अवशेष रह गए, तो त्वचा पर उनके कालाजार के लक्षण दिखाई देंगे। कुछ कहते हैं चकत्ते जैसे होंगे, कुछ गांठें दिखेंगी। तो वो जो केस होते हैं वो कालाजार को फैलाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो अभी हमारी जन जागरूकता इस पे होती है कि अगर किसी को भी त्वचा पर कुछ दाग नजर आए या बुखार हो तो वो तुरंत अपने गांव की सहिया दीदी से या हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे संपर्क करें या फिर नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं। ओझा गुनी के पास बिल्कुल ना जाएं। और जो गांव में डॉक्टर उनके हैं घूमते हैं उनके इलाज के लिए, उनके पास बिल्कुल न जाएं। उनके पास इलाज नहीं है कालाजार का। ये कालाजार का इलाज सिर्फ सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में है। तो बिना देर किए वो स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं या फिर सहिया दीदी को बताएं। अभी हमारी स्थिति ये है कि हम गांव में ढूंढ कर कालाजार के लिए हम सर्च अभियान चलाते हैं। ढूंढ कर ऐसे संभावित मरीजों को निकालते हैं कि जिनके त्वचा पर कुछ दाग धब्बे हैं या उन्हें बुखार है, और उन्हें तुरंत उनकी जांच करवा के पुष्टि होती है, उनका उपचार सुनिश्चित करके और उन्हें हम क्योर कर देते हैं ताकि कालाजार को फैलने से रोके। बिल्कुल, ये जागरूकता लोगों के बीच में लाई जा रही है कि थोड़ी सी भी लक्षण अगर आप दिखाई दे तो तुरंत चले जाए। और सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं हैं जिसकी बात अभी हम लोग कर ही रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो इलाज की बात है, अगर ये इस तरह के लक्षण दिखाई दें और फौरन सैया दीदी से बात करके या जिनको जागरूकता आ गई है वो तुरंत जाएंगे अपने आसपास जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जाने के बाद जब इलाज की शुरुआत होती है तो क्या ये पूरी तरह से ठीक होने वाली समस्या है कालाजार, या फिर आगे चलकर खतरनाक भी हो सकता है? क्या इस तरह भी इस मुकाम पर भी पहुंच सकता है कि किसी की मृत्यु भी हो जाती है? इसके बारे में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे। कालाजार का इलाज बहुत आसान है। कालाजार के जो रोगी हैं उनका इलाज एम्बिसोम के द्वारा किया जाता है, जो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सिंगल डोज एज पर आवर नेशनल गाइडलाइन के हिसाब से सिंगल डोज से उसका इलाज हो जाता है। और हर एक CSC, कालाजार प्रभावित जिलों के हर एक CSC में इसका इलाज वहाँ पर के पदस्थापित कर्मचारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी दोनों इससे अच्छी तरह अवगत हैं जी। तो स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के बाद आपका इलाज आसानी से हो जाएगा। रह गई बात कि जहाँ तक पीकेडीएल के इलाज की बात है, तो पीकेडीएल के इलाज में हम लोग मिल्टेफोसिन की दवा देते हैं जो 84 दिनों तक चलता है। यदि कोई विपरीत प्रभाव नहीं आते हैं तो 84 दिनों तक हम लोग इसका मिल्टेफोसिन से इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फॉलो अप में रखते हैं, रेगुलर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें होता है कि जो आँख में जो जटिलताएं होती है, यदि उसका समय पर निदान नहीं हुआ तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी जा सकती है। इसीलिए हमें इसके लिए काफ़ी जागरूक रहना पड़ता है। रेगुलर हम लोग सर्वे करते हैं उसके बारे में, और जब भी कोई व्यक्ति हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित गांव में जाते हैं तो वैसे लोगों से ज़रूर जाके मिलते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यदि उस तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम लोग सदर अस्पताल में पदस्थापित चक्षु रोग विशेषज्ञ या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं उसका ये करने के लिए जी। मतलब आंखों में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है जी। और उसके बाद यदि कोई विपरीत प्रभाव हुआ तो हम लोग इस दवा को नहीं दे करके कभी कभी कुछ दिनों के लिए इलाज रोक करके चैलेंज टेस्ट करते हैं इसका, इस दवा से कि फिर से दुष्प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि लगता है कि ऐसा है तो फिर हम लोग फिर एम्बिजोन से ही उसका इलाज करते हैं। बिल्कुल, मतलब इलाज जो इलाज की बात होती है सर, अगर समय पर लोग पहुंचते हैं तो ये पूर्णतः ठीक हो जाने वाली समस्या। कालाजार की बीमारी किसी भी स्थिति में है, यदि अधिक जटिलताएं नहीं है या अन्य कोई बीमारी नहीं है तो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। कालाजार के वजह से किसी की मृत्यु सामान्यतः इलाज होने के उपरांत नहीं होती है। यदि मरीज उपस्थित रहता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है, तब ही उसके जान जाने की संभावना
रहती है, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो, मेडिकल रोग हो पहले से, जो कोमोर्बिडिटी है उसके वजह से भी जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। सामान्यतः कालाजार के मरीजों को इलाज करने के उपरांत कालाजार से मृत्यु नहीं होती। बिल्कुल नीलम, इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहेंगी? मृत्यु ना हो इसके लिए आप तो सलाह देती हैं, सलाहकार के रूप में आप काम कर रही हैं, और लोगों के बीच में जागरूकता आए इसको लेकर, उसके लिए भी आप काम कर रही हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं कालाजार उन्मूलन के लिए, कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप लोगों को जागरूक कर रही हैं इसको लेकर? इसमें ऐसा है राजश्री कि जैसे आपने कहा कि मृत्यु ना हो, तो ये कोशिश तो हमेशा रहती है कि किसी की मृत्यु तो ना हो और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पे ज़्यादा कुछ हानि भी ना हो। तो इसके लिए हम हमेशा गांव में लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि अगर उन्हें बुखार है तो सहिया से या फिर गांव के स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। जैसा कि अभी मैंने कहा था, अगर चमड़े पर दाग धब्बे हैं तो वो दूसरों को कालाजार फैला सकते हैं। उन्हें जो नुकसान होगा वो तो होता ही है, दूसरों को भी कालाजार फैला सकते हैं। तो मतलब प्रसार जो है इसका वो प्रसारण होता है, तो इसके लिए भी वो सही से या गांव के नज़दीक के अपने स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, जहां बिल्कुल मुफ्त दवाएं हैं, जांच बिल्कुल मुफ्त है, दवाएं बिल्कुल मुफ्त है, और ये दवा जो है इसकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है, भारत सरकार से ये अप्रूव्ड है, और ये आपको कहीं भी आपके ओझागुनी के पास या प्राइवेट जो डॉक्टर आते हैं गांव में उनके पास नहीं मिलेगी। तो ये गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही जाएं, मुफ्त में जांच और उपचार पाएं, और साथ ही साथ इन्हें श्रम क्षतिपूर्ति भत्ता भी दिया जाता है। अच्छा, ये तो क्या होता है? ये श्रम क्षतिपूर्ति भत्ता ये होता है कि जब तक वो बीमार हैं तो तब तक वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या बाधित हो रही है, तो सरकार इसके लिए उनको भत्ता देती है ताकि वो उनका कुछ आर्थिक रूप से उनकी मदद भी हो जाए और साथ ही साथ वो पौष्टिक भोजन भी कर सके। तो इसके लिए उन्हें 6500 रुपये मिलते हैं। अच्छा, है ना। और उनके जो सहचर हैं जो उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, तो 2 दिनों का उन्हें भी 400 रुपया मिलता है। साथ ही साथ बिल्कुल प्रोत्साहन, और साथ ही साथ अस्पताल आने जाने के लिए भी रोगी को भी 100 रुपया और रोगी के सहचर को भी 100 रुपये। इस तरह रोगी को 6600 रुपये और सहचर को 500 रुपये। सहिया जो उन्हें लेकर जा रही है अस्पताल, तो सहिया को भी 100 रुपये और साथ ही साथ अपनी देखरेख में उपचार करवा रही है तो सहिया को भी 500 रुपये दिए जाते हैं। पीकेडीएल केस में भी यही है कि जैसे 84 दिन उनका उपचार चलता है, तो पूर्ण उपचार होने पर मरीज को 4000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और सहिया अपनी देखरेख में उन्हें 84 दिनों तक दवा खिला रही है पूरी तरह से नियमित रूप से, तो सहिया को भी इसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है 500 रुपये। बिल्कुल, इतने तो सारे ये सारी सुविधाएं हैं जो सरकारी तंत्र में ही उपलब्ध हैं, कहीं बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है, तो उनका एकदम से पूर्ण उपचार होगा। और उपचार से पहले हम ये कोशिश करें कि हम बीमार ही ना पड़ें। जी बिल्कुल। बीमार पड़ने पे सरकार तो उपचार आपका मुफ्त कर रही है, आपको श्रम क्षतिपूर्ति भत्ता भी दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य तो अपना खराब हो रहा है। तो इसके लिए बालू मक्खियों से बचना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है कि वर्ष में 2 बार घर के सभी कमरों में कोने कोने में कीटनाशी का छिड़काव किया जा रहा है। हर कमरे में छिड़काव, हर दीवार पे, हर कोने में करवाना जरूरी है, ताकि दीवारों पर बालू मक्खियों का प्रसरण ना हो सके। तो कच्चे मकानों में जहां हम रहते हैं, तो वहां पे छिड़काव से पहले दीवारों पर आने वाली दरारों को भर दें और पूर्ण छिड़काव लें। कई बार हमारे जो भाई बंधु हैं गांव के, वो कहते हैं कि हमारे इस कमरे में छिड़काव नहीं लेना, उस कमरे में नहीं लेना। अगर आपके घर में 5-6 कमरे हैं, आपने किसी एक कमरे में नहीं लिया, तो बाकी के 5 कमरों में करवाना बेकार होगा। पूर्णता जो हम चाह रहे हैं वो खत्म होना जरूरी है, वो नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश करें कि हम बीमार ही ना पड़े, हमें कालाजार हो ही ना। हमें श्रम क्षतिपूर्ति भत्ता की जरूरत नहीं है, उपचार की जरूरत नहीं, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी बातें जो सरकार की ओर से जो कोशिशें हैं उसके बारे में आपने बताया है। डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे कोई और अन्य योजना पर, अन्य कार्यक्रम पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? साथ ही साथ हम अभी वर्तमान में ये जो सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं कालाजार उन्मूलन के लिए, तो उसमें अभी हम अगर आंकड़ों की बात करते हैं कि क्या स्थिति है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं? जैसे शुरुआत में ही नीलम ने कहा कि बहुत हद तक हम
अपने लक्ष्य पर पहुँचे हैं, लेकिन जो थोड़ा भी अभी जो कारण हमारे बीच बचे हुए हैं उसको भी हमें ख़त्म करना है ताकि हम पूरी तरह से इसका उन्मूलन कर सकें, और यही प्रयास हम सबका है। तो सर, उन्मूलन की दिशा में सर आप और कुछ अगर जोड़ना चाहें तो। उन्मूलन के लिए ज़रूरी है कि कालाजार का एक केस प्रति 10,000 आबादी से नीचे होने पर हम उन्मूलन प्राप्त कर लेते हैं। झारखंड पिछले 2 वर्षों से लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहा है। 1 साल यदि और हम इसको मेंटेन कर लेते हैं तो हमारे यहाँ से कालाजार का उन्मूलन सर्टिफिकेशन हो सकेगा जी। अब हम लोग जब उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ब्लॉक जहाँ पर मोर देन 0.5 केसेज हैं प्रति 10,000 आबादी पे, हम लोग वैसे ब्लॉक पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कालाजार से संबंधित एक बात और बहुत है कि जहाँ इस गांव में 3 साल 4 साल 5 सालों तक केस नहीं मिलते, फिर अचानक उस गांव से केस आने लगते हैं। अच्छा। इसीलिए ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। जी, जी। उन्मूलन के दौरान में जब कालाजार के केसेस कम हो जाएंगे तो हमारे जो क्लिनिशियन हैं उनको भी बीमारी के बारे में बहुत कम पता या जानकारी होती है। उस समय निदान के स्टैंडर्ड को काफ़ी हाई क्वालिटी का रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कम केस मिलने के बाद भी लोग संदेह करते हुए जो भी 1-2 केस आते हैं उसको हम लोग ट्रीटमेंट नेट में ले आएं और उसका इलाज सुनिश्चित करें, क्योंकि यदि वही केस छूटा रह जाएगा तो वेक्टर तो हमारे समाज में ऑलरेडी मौजूद हैं, उसे मौका मिलेगा। फिर जो हमने उन्मूलन प्राप्त कर लिया है ये जो है उसको फिर पुनः हमको इंडेमिक जोन में ले आएगा, नॉन इंडेमिक से इंडेमिक जोन में हम लोग आ जाएंगे। इसीलिए उस समय ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये जो सारे स्टेप हैं, और हाई क्लिनिकल एप्रिसिएशन काफ़ी ज़रूरी होगा। और सुपरविजन का स्टैंडर्ड जो अभी कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर, और खोजी जो है नज़र जो है काफ़ी शार्प रखनी होगी ताकि कोई भी केस छूटे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई भी केस छूटे नहीं, ये बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। ये प्रयास है हमारी सरकार का कि कोई भी केस छूटे नहीं। अचानक कहीं ना कहीं से जब समाप्ति की ओर दिखाई देने लगता है और फिर से केस उभरने लगता है, तो चूँकि अब समय भी इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपसे और सवाल करें, तो चलते चलते सर ये जो विशेष कार्यक्रम है इसके लिए आप अगर कुछ लाइन में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जागरूकता से कैसे वो इससे निपटे हम सब। जागरूकता किसी भी सरकारी प्रोग्राम को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक यदि जागरूक रहेगी तो वो अब स्वयं हमारे स्वास्थ्य केंद्रों तक आएगी, और ये जिस दिन सुनिश्चित हो जाएगा उस दिन हम लोग कालाजार उन्मूलन को सस्टेन कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। नीलम, आप भी हमारे साथ हैं, तो चलते चलते कुछ दर्शकों को संदेश दे दें आप। हाँ, हम अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जब भी आपके गांव में छिड़काव किया जाता है कीटनाशी का, तो छिड़काव जरूर करवाएं। अपने घर के सभी कमरों में, सभी कोनों में छिड़काव लें, और बुखार होने पर आप सहिया दीदी से या स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। चमड़े पर दाग धब्बे भी अगर हैं तो सहिया से या स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। और हमेशा अगर आपको पक्के मकान मिले हुए हैं तो पक्के मकानों में रहें, कच्चे मकानों में ना रहें। अगर कच्चे मकानों में ही रह रहे हैं तो उसमें रोशनदान या खिड़की ज़रूर बनवाएं, चाहे ताकि उसमें धूप और हवा का आना जाना होता रहे, और दीवारों की नमी कम हो, जिससे कि बालू मक्खी का प्रसरण कम हो सके। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश आप दोनों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ लोगों तक पहुँची हैं, और जिस प्रयास के लिए, जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पूरा उन्मूलन हो जाए हमारे समाज से कालाजार का, तो हम उम्मीद करते हैं कि अपने लक्ष्य को हम हासिल करेंगे, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब मिलकर सबकी सहभागिता इसमें होगी। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह सर, आप यहाँ आए, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नीलम, आपका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छी उपयोगी जानकारियाँ प्रदान करने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।